नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के बागी चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चंपई सोरेन के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन को केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम और सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। रांची के ध्रुवा कुलचक्कर मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में चंपई सोरेन के कोल्हान क्षेत्र के समर्थकों की भी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। भाजपा की ओर से आयोजित मिलन समारोह में पार्टी नेताओं की ओर से चंपई सोरेन का स्वागत किया गया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जासूसी कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पीछे दिल्ली तक जासूस लगा दिए गए थे। हाल के कुछ वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में आए बदलाव पर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया था कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरी बना ले। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने उन पर गोलियां चलवाई थी। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों पर ही गोलियां चलवाई है। चंपई सोरेन ने कहा कि किसी भी हालत में हम आदिवासी के ऊपर तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। और आज हम सब लोगों के बीच आसाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के चुनाव के साथ प्रभारी श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अर्जुन मुंडा ने, जिला प्रतिनिधि कुमार बावरी ने, आज वास्तव में बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सब लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े तादाद में आज शामिल हुए थे। और एक होगा कि आप झारखंड प्रदेश में चुनाव होने देते, आप उसे कभी बचा रहे किसी भी दिन झारखंड के चुनाव की घोषणा हो जाए। और मैं आज जान सकता हूँ कि इस प्रकार से इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से जो सरकार चली है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कई हमसे तो कई विधायकों से बात होती है और धीरे धीरे विधायकों से पूछते हैं कि नहीं आप अपनी सरकार में कैसे लग रहा है, तो सब लोग बोलता है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, अब पानी महसूस कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि भाई पानी क्यों महसूस कर रहे हैं, तो बोलता है कि आप इस राज्य में हम लोगों के ऊपर वजूद ही नहीं रहा गया है, कोई कुर्सी नहीं रहा गया है। अभी हेमंत सोरेन की सरकार में पूछ तो इसलिए जो दलालों की पूछ है, बिचौलियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों की पोषण सखियों ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम का सहृदय आभार प्रकट किया। दरअसल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पोषण सखी की पुनः बहाली पर चर्चा करते हुए सभी पोषण सखियों को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है, जिससे इनमें हर्ष है। मुख्यमंत्री से मिलकर पोषण सखी दीदियों ने मंत्री परिषद की बैठक में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के पुनर्बहाली की स्वीकृति दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से पोषण सखी काफी हर्षित और उत्साहित है। पोषण सखियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार समस्त राज्यवासियों को उनका हक अधिकार देने का काम निरंतर कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिया गया हर निर्णय सराहनीय है। बता दें कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पोषण सखियों का चयन किया गया था। कुछ वर्ष कार्य करने के बाद सभी का अनुबंध समाप्त हो गया था, जिसके बाद पुनः बहाली की मांग को लेकर राज्य भर की पोषण सखी आंदोलन कर रही थी। अरे इधर सामने दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दादा जिंदाबाद, कल्पना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन।
इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल डिवीजन में यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार नहीं हो पा रहा है। यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी पास कराने पर शुक्रवार सुबह एक बार फिर से यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने गोविंदपुर रेलवे हाल्ट पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और घंटों हंगामा किया। दरअसल झारग्राम टाटा पुरुलिया मेमू पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पास दिए जाने से यात्री नाराज हो गए और ट्रैक पर उतर आए। इससे हावड़ा मुंबई मार्ग में ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार सुबह पूरी तरह से बाधित हो गया। यात्रियों का आरोप था कि डेली पैसेंजर व मेमू ट्रेन के आगे हर दिन मालगाड़ी को पास दे दिया जाता है, जिसके कारण हर दिन उनकी ड्यूटी पहुंचने में देरी होती है। शुक्रवार सुबह इसकी पुनरावृत्ति होने से नाराज झारग्राम धनबाद मेमू के यात्री गोविंदपुर हाल्ट को पूरी तरह से जाम कर ट्रेन के आगे ही धरने पर बैठ गए हैं। शुक्रवार को तब हद हो गई जब मेमू ट्रेन को रोककर एक एक कर 3 मालगाड़ियों को पास दे दिया गया। इससे नाराज होकर यात्री जिनकी ड्यूटी छूट गई वे गोविंदपुर हाल्ट स्टेशन में उतरकर ट्रेन के आगे धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और यात्रियों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। बता दें कि डेली मेमू व पैसेंजर ट्रेनों में सुबह के समय अधिकतर यात्री पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, झारग्राम, घाटशिला, राखामाई सहित अन्य स्टेशनों से ड्यूटी करने के लिए टाटानगर आते हैं। ट्रेनों की नियमित लेट लतीफी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर काफी समझाने बुझाने के बाद यात्री धरना से हटे, जिसके बाद हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। इस दौरान उत्कल और झारग्राम धनबाद मेमू को होल्ड कर रखा गया था। पैसेंजर ट्रेन को रोकी गई थी लोगों के द्वारा, तो क्या उसका क्या हल निकल सकता है, क्या समस्या थी लोग की? देखिए, जो झारग्राम पुरुलिया लोकल के जो पैसेंजर्स ने एजिटेशन करा सलगाजरी ईस्ट में, तो उसमें वो ट्रेन आधे घंटे लेट हो गई थी। इसके लिए पैसेंजर्स ने एजिटेशन करना चालू किया। अब वो आधे घंटे लेट होने के साथ उसके चक्कर में 1.5 घंटे तक एजिटेशन चलता रहा, जो 9:18 पे ख़त्म हुआ। इसका सॉल्यूशन देखिए, हम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से प्रायोरिटी कोचिंग ट्रेन ही रहा है और कोई भी ऐसा नहीं था कि घोस्ट ट्रेन को वहाँ से पास किया गया, क्योंकि वहाँ तो प्रोविज़न ही नहीं घोस्ट ट्रेन को पास करने का। लेकिन जो घोस्ट ट्रेन उसके आगे गई थी उसको थोड़ा सा एडमिट होने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से ट्रेन डिटेन हुई और वो भी ज़्यादा डिटेन नहीं हुई थी। तो अब हम लोग कोशिश और कर रहे हैं, जैसा कि हमारे डीआरएम साहब के हमेशा से आदेश रहे हैं कि कोचिंग ट्रेन के आगे हम लोग घोस्ट ट्रेन चलाते ही नहीं हैं और इस बार भी हम लोग का प्रयास यही था। बस इसमें क्योंकि घोस्ट ट्रेन भी चलाना ज़रूरी है, तो अगली बार से हम लोग और कॉशियस होकर काम करेंगे ताकि ऐसी दिक्कतें ना हो। इधर आदित्यपुर थाना अंतर्गत सालडी बस्ती में 2 हत्याकांड के मुख्य गवाह सुभाष प्रामाणिक पर फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने घटना के 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी मुकेश लुनायत द्वारा गठित विशेष छापेमारी दल ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य रूप से राजू कुमार उर्फ टकला, रवि नायक उर्फ सुटलू, शंभू महतो उर्फ छोटू, शुभम महंती उर्फ आलोक और दीपांकर भुइया उर्फ भोला शामिल है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 2 देशी कट्टा, 4 जिंदा गोली और 1 खाली मैगजीन बरामद किया है। एसपी ने बताया कि सुभाष प्रामाणिक को गोली मारने का मुख्य कारण उसकी भतीजी से रवि नायक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें वह रास्ते का रोड़ा बन रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए ही गोली मारी गई थी। गिरफ्तार सभी आरोपी सालडी बस्ती मांझी टोला के ही रहने वाले हैं। गौरतलब है कि 27 अगस्त की सुबह गोली लगने से सुभाष प्रामाणिक घायल हो गया था, जिसका इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा है। घटना को पारित करने के पीछे उद्देश्य की बात है, तो इसमें एक जो मुख्य इस पूरी घटना का जिसने मुख्य साजिश करता है रवि नायक नामक अपराध कर्मी है, जो सालडी बस्ती का ही रहने वाला है। रवि का प्रेम प्रसंग जो इसमें घायल है सुभाष प्रामाणिक की भतीजी से था और चूँकि दोनों की जाति अलग अलग थी, जैसा रवि के द्वारा बताया गया, तो शादी को लेकर बात नहीं बनी और विगत दिसंबर में ही उसकी जो घायल है उसकी भतीजी की शादी किसी अन्य व्यक्ति से की गई और इसी चीज़ को लेके रवि की जो घायल व्यक्ति है उसके परिवार के साथ अदावत थी और इसी बीच घायल व्यक्ति के द्वारा इसको 1-2 बार इनके बीच गाली गलौज भी हुआ और इसको टारगेट भी किया जा रहा था। उसी अदावत के चलते रवि नायक के द्वारा ये जो सुभाष प्रामाणिक है उसको मारने की अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई गई।
सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के छोटा सिजुलता निवासी डॉक्टर बी मंडल की हत्या मामले में सभी 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 को पुलिस ने जहां घटना के तुरंत बाद पकड़ा था, वहीं फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया। फरार चल रहे तीसरे आरोपी त्रिदेव गोप को जमशेदपुर की कोवाली पुलिस ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोड़ाडी से गिरफ्तार किया, जिसे सरायकेला पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन गोप व रोहित सिंह भी शामिल है। गिरफ्तार त्रिदेव गोप ही डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए तीनों आरोपियों ने डॉक्टर का अपहरण किया था। बाद में पकड़े जाने के डर से तीनों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, अपहरण में प्रयुक्त एक सफेद रंग की बलेनो कार बरामद की है। तीनों को शुक्रवार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो चेकिंग के क्रम में करीब ज्ञात हुआ कि इन अपराध कर्मियों द्वारा जो अपहृत है उस बृहस्पति मंडल है उसकी हत्या करके कोवाली थाना में शुकर भालकी गांव के पास कहीं फेंक दिया गया है। और कुछ ही देर बाद 2 अपराध कर्मियों को जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसके साथ कोटका थाना अंतर्गत एक जगह से पकड़ा गया। जहाँ तक घटना के बाद में जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है उनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना को राजनगर थाना के उरुगुटू गांव के रहने वाले 2 लोग चंदन गोप और त्रिदेव गोप और उन्हीं के साथ सुंदरनगर थाना के भाटा बस्ती का रहने वाले रोहित कुमार सिंह द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना की प्लानिंग उनके द्वारा पिछले 2-3 सप्ताह से की जा रही थी। इसी दौरान उनके द्वारा रेकी की गई और पूरी प्लानिंग की गई। जहाँ तक घटना के मोटिव की बात है, इनके द्वारा उसका अपहरण करके कोवाली थाना अंतर्गत हरिनाम मंदिर इसको ले जाने की योजना थी और वहाँ से 20 लाख रुपया फिरौती के रूप में इसके परिवारजनों से मांगने की बात इन लोगों के द्वारा बताई गई है। चूँकि लेकिन घटना के क्रम में ही जब इसको ले जाया जा रहा था तो जो अपहृत व्यक्ति था, अपहृत व्यक्ति द्वारा अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई। तो इन अपनी पहचान उजागर के भय से इन्होंने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसको वहाँ फेंक दिया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को चक्रधरपुर और मनोहरपुर में बदलाव संकल्प सभा के तहत 4 जनसभा को संबोधित किया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। जयराम महतो ने कहा कि संथाल की सभी आरक्षित सीटें अपने परिवार को देने के बाद अब कोल्हान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने के लिए ST की सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। CM का बस चले तो वे अपने पूरे परिवार को सभी ST सीट पर विधायक बनाने के लिए चुनाव लड़ा दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब जोभा मांझी की खाली हुई सीट मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड की जनता गरीब है और गरीबी के कारण मैया सम्मान योजना के लिए पढ़ी लिखी महिला और युवती लाइन में खड़ी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को सम्मान नहीं, काम चाहिए। झारखंड सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया और जब चुनाव नजदीक आया तो महिलाओं को सम्मान के नाम पर मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 के लिए आवेदन फॉर्म भरवा रही है। अगर सरकार को ये योजना लागू करना था तो जब चुनाव जीत कर आए थे उस समय लागू करते। उन्होंने कहा कि राज्य में विस्थापन नीति नहीं होने के कारण जमीन देने के बाद आज भी लोग मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में आए तो ऐसा विस्थापन नीति बनाएंगे कि जो भी उद्योग में जमीन जाएगा उस उद्योग में जब तक उद्योग चलेगा उनकी पीढ़ियों को नौकरी मिलती रहेगी। जयराम महतो ने कहा कि आम जनता का हक और अधिकार मारकर झारखंड में विधायक, सांसद और अधिकारी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। JLKM सत्ता में आई तो बदलाव होगा। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को जनसेवा में पसीना बहाना होगा। उन्होंने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
कोल्हान में खड़ा हो जाए। देखिए, कोल्हान में हमारे जो प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रमंडलीय महामंत्री, महासचिव, जिला महामंत्री, जिला महासचिव, वे लोग एक फीडबैक बना के हम लोग को सौंपेंगे कि कितने सीटों पर हम लोगों का जनाधार है। क्योंकि नई पार्टी है और सत्य को स्वीकारना होगा कि पूरे 81 विधानसभा में फिलहाल आपका जनाधार 2 सालों में नहीं बना होगा। अभी चुनाव है, तब तक हम लोग जनाधार बनाने का प्रयास भी करेंगे, अपने कैडर्स बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी अंतिम जो फीडबैक होगा वो हमारी स्थानीय कमेटी का होगा, प्रखंड कमेटी का होगा, प्रखंड कमेटी जिला कमेटी को सौंपेगी, जिला प्रमंडल को सौंपेगी और फिर हम लोग तमाम पदाधिकारियों को किसी एक बैठक में बुलाएंगे और वहाँ इस विषय पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले स्थानीय नीति रहेगा, पलायन को रोकने का मुद्दा रहेगा। जो कंपनियां झारखंड में जमीन अधिग्रहण कर रही है वे किस आधार पर जमीन का अधिग्रहण करेंगी, लीज का दौर क्या होगा, ये सारी मुद्दे हमारा मैनिफेस्टो में रहेंगे। वह रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ के द्वारा रांची के ट्रैफिक एसपी को दिशा निर्देश दिया गया, साथ ही मौखिक टिप्पणी की गई। खंडपीठ ने कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट के दौरान सजग रहना काफी नहीं होगा, आम लोगों के लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को छोड़कर अवैध वसूली में लगे हैं, औचक निरीक्षण कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी ट्रैफिक लाइट और चौक चौराहे पर लगे कैमरे को दुरुस्त किया जाए। सब्जी बाजार को मुख्य चौक चौराहे से हटाकर शिफ्ट करना चाहिए एवं ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों को ड्रेस कोड के नियम को सख्ती से पालन करना चाहिए। राजधानी रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची के ट्रैफिक एसपी को कुछ दिशा निर्देश दिए और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट के समय ही सजग रहना काफ़ी नहीं होगा, आम आदमियों के लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और जो पुलिसकर्मी अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को छोड़कर वसूली में लगे हैं, औचक निरीक्षण कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी ट्रैफिक लाइट्स एवं जो चौक चौराहे पर कैमरे लगे हैं उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सब्जी बाजार को मुख्य चौक चौराहे से हटाकर शिफ्ट करना चाहिए एवं ऑटो रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालकों को ड्रेस कोड को सख्ती से पालन कराना चाहिए। सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड सरकार के प्रस्तावित कृषि उपज एवं पशुधन संवर्धन विधेयक का विरोध किया है। इसे लेकर कोल्हान के व्यवसायियों की एक बैठक जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजित हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर विचार किया गया। मौके पर कृषि उत्पादन बाजार समिति के अध्यक्ष समेत व्यापारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शुल्क को लगाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टे इसको लागू करने हेतु जिन संसाधनों का उपयोग होगा उसका खर्च ज्यादा हो जाएगा। साथ ही कहा कि जमशेदपुर से 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर उड़ीसा और बंगाल राज्य की सीमा है और इन राज्यों में ये शुल्क नहीं है। इससे ये स्पष्ट है कि छोटे वाहनों में वहां से सामान जमशेदपुर आएंगे और यहाँ के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार इस विधेयक को 4 सितंबर को लागू करने की तैयारी में है। इससे पूर्व व्यापारी वर्ग मशाल जुलूस एवं काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध करेगा। चैम्बर और बाजार समिति अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि अगर बाजार समिति शुल्क को लागू किया जाता है तो तमाम बाजार समिति के दुकानदार अपनी दुकानों को अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर देंगे। व्यापारी राजस्व एवं विकास के विरोधी नहीं है, बल्कि राजस्व के लिए कई और बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि अगर शुल्क लागू होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। बाजार समिति शुल्क हटा दिया गया था और विगत 2 वर्षों से वर्तमान सरकार बाजार समिति शुल्क लगाने की तैयारी कर रही थी, जबकि पूरे झारखंड के व्यापारियों ने आंदोलन किया विभिन्न स्तर पर और सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अभी 3-4 दिन से ऐसी अपृष्ट खबर है और विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वर्तमान सरकार इसे पुनः लगाने का मन बना चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय कृषि मंत्री जी ने 28 तारीख को पूरे झारखंड के व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, परंतु अंतिम समय में उस बैठक को स्थगित करके 4 तारीख के लिए कर दिया गया था। अभी भी ऐसे जैसे कि सूचना मिल रही है कि सरकार इसको लगाने का मन बना चुकी है और 4 तारीख को इसको लगाएगी।
इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे कोल्हान के तीनों जिलों की खाद्यान्न व्यापारियों की एक बैठक आज चैम्बर में भवन में आहूत की गई थी, जिसमें कि यहाँ के बाजार समिति जो कि के काफ़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। चकुलिया, जादूगोड़ा और सरायकेला के व्यापारी उपस्थित थे। बाकी जगह के व्यापारियों ने नैतिक समर्थन दिया है और सामूहिक निर्णय लिया गया है कि विरोध स्वरूप परसों रविवार को संध्या 6:30 बजे से एक चैम्बर भवन से एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो कि बिष्टुपुर मेन रोड में समाप्त होगा। और उस मशाल जुलूस का इसके द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आप एक काला कानून न लगाएं। ये ना ही राज्य के हित में है, ना ही व्यापारियों के हित में, ना ही उपभोक्ताओं के हित में है। दूसरा, 4 तारीख को जो रांची में बैठक है उसमें जमशेदपुर से सैकड़ों व्यापारी जाएंगे, काला बिल्ला लगा करके उस बैठक में शामिल होंगे। और उस दिन बाजार समिति जो कि पूरे जमशेदपुर के थोक खाद्यान्न का मंडी है वो पूर्णतः बंद रहेगा। और 4 तारीख को अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है कि हम वो शुल्क लगाएंगे तो फिर पूरे झारखंड राज्य के व्यापारी आंदोलनरत रहेंगे। पूरे झारखंड के सभी अलग अलग स्थानों के व्यापारियों से हम लोग लगातार संपर्क में, और हो सकता है कि पिछली बार जिस तरह से हम लोगों ने आवक बंद की थी और जिस तरह से अनिश्चितकालीन बंदी का आह्वान किया था, हम वो करना नहीं चाहते, परंतु अगर सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो हम ऐसा निर्णय लेने के लिए विवश होंगे। और फिर जो भी कमी होगी राज्य में खाद्यान्न की, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और चूँकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक उपभोक्ता भी इससे प्रभावित होगा, व्यापारी भी प्रभावित होगा, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं सरकार को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भी नहीं भोगना पड़े। चकुलिया से, सरायकेला से, जादूगोड़ा से आए थे, और जो जहाँ से नहीं आए थे, चकधरपुर से, चाईबासा से, उनका सहमति हम लोग को मिल चुका है। जो निर्णय हम लोग लेंगे उसके लिए उनका समर्थन प्राप्त है। इससे हम लोग जो है काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। साथ ही 1 तारीख को संध्या 6:30 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिष्टुपुर तक हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे। और 4 तारीख को सवेरे हम लोग चैम्बर के प्रांगण से रांची प्रस्थान करेंगे और मंत्री जी की बैठक में शामिल होंगे। पूरे कोल्हान के व्यापारी उपस्थित होंगे। इधर टाटा हाथा मुख्य सड़क पर करंडी चौक के पास आए दिन जाम लगने से लोग काफी परेशान हैं। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर कांग्रेस के जिला महासचिव ने आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। जमशेदपुर के परसुडी गोलपहाड़ी कांग्रेस कार्यालय में जिला महासचिव भारत सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि करंडी चौक पर सड़क जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर जल्द ही धरना दिया जाएगा। आए दिन करंडी चौक पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है। घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। इस कारण आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस जाम के कारण मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। इस जाम के कारण मजदूरों को भी अपने काम पर जाने में परेशानी होती है। भारत सिंह ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अगर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष वे अपने समर्थकों के साथ धरना देंगे। आप देख रहे होंगे करंडी की मुख्य सड़क जो येन केन प्राक्रेन किसी भी वक्त इतना खतरनाक जाम हो जाता है कि करंडी चौक से सुंदर नगर तक गाड़ियों का काफिला लग जाता है। करंडी चौक से स्टेशन की ओर आइए तो आपका स्टेशन तक गाड़ियों का पूरा जाम लग जाता है। फिर भी आम जनमानस का ये तकलीफ और पीड़ा किसी भी जनप्रतिनिधि के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। हमें ये इस बात का खेद है और तकलीफ है कि किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पे कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है कि आम जनमानस क्यों परेशान है। इसकी अल्टरनेट व्यवस्था क्या होनी चाहिए ताकि वो सड़क जाम ना हो। ना ही हमारे सम्मानित विधायक इस पे पहल कर रहे हैं, ना ही हमारे सम्मानित सांसद और अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि। तो इसी रोष को देखते हुए, इसी पीड़ा को देखते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये माध्यम है कि आम जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचे कि क्यों उसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है जी। और तत्पश्चात हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर 15 दिनों के अंदर जिला प्रशासन इस पे नहीं जागते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, जनप्रतिनिधि इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, तो 16वें दिन मैं भरत सिंह पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने का नाते जमशेदपुर ब्लॉक के बाहर धरने पर बैठने का कार्य करूंगा।
इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत जूड़ी पंचायत के समरसाई में दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। यहां पति ने पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय विमला सरदार की उसके पति अजय सरदार ने पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि अजय सरदार नशे का आदी है और अक्सर नशे में वह अपनी पत्नी से झगड़ता था। गुरुवार रात भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद अजय सरदार ने पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे विमला सरदार की मौत हो गई। हालांकि आरोपी पति के अनुसार उसकी पत्नी की पिटाई करते समय गिर जाने से मौत हुई है, लेकिन विमला के शरीर में कई जगह चोट के निशान मिले हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि विमला सरदार की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना गुरुवार रात ही बताई जा रही है। पोटका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज दिया है। वहीं पति अजय सरदार को पूछताछ के लिए थाना ले गई है। बता दें कि मृतिका की एक 5 साल की बेटी है। बताया जा रहा है कि अजय सरदार और विमला ने लव मैरिज की थी। अक्सर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। साथ ही विमला सरदार टीबी की भी मरीज थी। लोग मियाँ बीवी में सही कॉम्बिनेशन नहीं था और ये लड़का अक्सर पी पा के मारपीट करता था और मारपीट करते हुए तो किसी ने रोका नहीं, दिखाई नहीं। तो अब इस टाइम में मारपीट हुआ, घर का आदमी काम पे गया हुआ था और मार जो हुआ वो जख्मी वाला मार हुआ। अंत में रात को उनका देहांत हो गया। सुबह पता चला कि वो एक्सपायर कर गए और वो पुलिस वाला कंप्लेंट किया, पुलिस वाला मामला हो गया। पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब क्या आया या क्या नहीं, लेकिन जो गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। कौन मारपीट करता था? वो उसका पति अजय सरदार उर्फ बोरा। अक्सर मारपीट होता था क्या? अक्सर मारपीट किया करता था। सरायकेला खरसुआ जिले के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का विधायक सविता महतो व एसडीएम ने निरीक्षण किया। ईचागढ़ के सीतू व कुकड़ू के तिरुलडी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक व एसडीएम ने एक स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभुकों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। एसडीएम शुभ्रा रानी ने कार्यक्रम में लोगों को विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा कुल 21 स्टॉल लगाए गए थे। इनमें अबवा आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मनरेगा, विधवा वृद्धावस्था पेंशन योजना, कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग आदि विभागों का आवेदन लिया गया। प्रखंड स्तरीय योजनाओं के लिए तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं विधायक सविता महतो ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। अब बारी बारी से सभी पंचायतों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को प्रखंड, अंचल व जिला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं एसडीएम ने बताया कि आज विधायक के साथ सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपने पंचायत में ही सभी योजनाओं का आवेदन देकर उसका लाभ उठा सकते हैं। मौके पर बीडीओ कीकू महतो, सीओ दीपक प्रसाद सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपके द्वार जो पूरा राज्य भर में आज शुरुआत हुआ है, उसी तरह हमारे चारों प्रखंड का लाभ आज यहाँ ईचागढ़ प्रखंड सीतू पंचायत में उसका शुरुआत हुआ है। इसी तरह हर प्रखंड में और नगर परिषद कपाली में भी आज से शुरुआत हुआ है। उसी सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं और आवेदन भी दे रहे हैं। जिसका भी जो समस्या है और जो समस्या का तुरंत अगर समाधान करने का है वो भी किया जा रहा है। अगर कुछ ऐसे नहीं हो पा रहा वो 10 दिन के अंतर में उसको भी समाधान किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत कोयलीसुता के ग्रामीण कोयली डुंगरी में वन की रक्षा कर औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षित करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। मुसाबनी प्रखंड कोयलीसुता पंचायत स्थित कोयली डुंगरी में आसपास के ग्रामीण पिछले 16-17 सालों से वन की रक्षा कर प्रकृति को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। इस वन में साल, केंदू एवं कई
औषधि पेड़ पौधे मौजूद है। आसपास के गांव के ग्रामीण प्रत्येक दिन इसकी चौकीदारी करते हैं। इसके लिए वन रक्षा समिति भी बनाई गई है। इनके द्वारा पेड़ काटने पर जुर्माना एवं वन विभाग को सूचित कर दंड भी दिया जाता है। ये वन लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। इस वन को बचाए रखने से ग्रामीणों को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे आसपास के गांव में समय पर बारिश होती है, शुद्ध वातावरण के चलते लोग यहां पर कम बीमार पड़ते हैं एवं वन उपज से रोजगार भी कर लेते हैं। जिस तरह से ग्रामीणों ने वन की रक्षा कर प्रकृति को संतुलित रखने का काम कर रहे हैं, इससे और भी लोगों को देखकर सीखने की जरूरत है। 10 से 15 साल से हम लोग सुरक्षा करते आ रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रही है, जैसे कि केंदू पत्ता या वन उपज यहाँ से प्राप्त होता है और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है और पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा पहल है। तो आने वाला समय में और भी बहुत तरह का बेनिफिट होगा। कितना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ ये वन? ये लगभग 200 एकड़ लगभग है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और भी लोगों को? गांव के लोगों को एक ही हम मैसेज देना चाहते हैं कि जंगल को बचाइए और पर्यावरण को बनाए रखें। वहीं चाईबासा के रविंद्र भवन में पश्चिमी सिंहभूम खेल प्रेमी समिति की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वरिष्ठ विभूति खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले की 10 खेल विभूतियों को सम्मानित किया गया। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की, चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाई, डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता ने वरिष्ठ खेल विभूतियों को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में फुटबॉल में सुरेंद्र पुर्थी, क्रिकेट में सुप्रियो फौजदार, हॉकी में वरदान टोपन्नो, योग में मधुसूदन पाल, वॉलीबॉल में कमलेश होता, शतरंज में नरेंद्र नाथ पांडे, एथलेटिक्स में आशीष दत्ता, बॉडी बिल्डिंग में शिव कुमार शाही, कराटे में धनुर्जय देवम के अलावा मरणोपरांत बैडमिंटन में चाईबासा के स्वर्गीय प्रबल राय शामिल है। खेल विभूति सम्मान से आज जो सम्मानित किए जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से एक नमस्कार, जोहार, तहे दिल से प्रणाम। आज 29 अगस्त खेल दिवस और आज का यह आयोजन चाईबासा खेल प्रेमी समिति, नाम से ही स्पष्ट है, खेल के प्रति प्रेम, प्यार, लगाव, जुड़ाव, जो भी प्यार दर्शाता है उस समिति के द्वारा यहाँ पे आज कार्यक्रम रखा गया है। उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो एक समय था, सुविधाओं का अभाव था, बहुत सारी चीजें उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन उस समय वो लोग जो कारनामे किए थे, जिनका आज सम्मान किया जा रहा है, मैं तहे दिल से मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे खेल विभूति हैं जो भी खेलों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय खेल में, राज्य स्तरीय खेल में प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए, उसमें पार्टिसिपेट किया और चाईबासा जिले का नाम रोशन किया। आज उनके इस खेल विभूति सम्मान समारोह में उन समूह से उनसे मुखातिब होकर मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये आप किसी बीमारी से जब इफेक्टिव हो जाते हैं तो फिर आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो लगता है कि हाँ, डॉक्टर साहब यही सलाह देते हैं कि हाँ, आप मेडिसिन लीजिए, साथ में कुछ एक्सरसाइज या फिर खेल की सलाह देते हैं कि हाँ, कुछ आप ये खेल करिए ताकि हाँ आप रनिंग करिए या वॉकिंग करिए, इसमें आपका शरीर में पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। और चाईबासा के पिल्लई हॉल मैदान में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में रुंगटा स्टील के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में काफी भीड़ उमड़ी। शुक्रवार को इसका उद्घाटन सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बरियल माझी, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया,
पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा और मंडलीय उपाध्यक्ष हर्ष सुल्तानिया ने किया। शिविर में चलंत कैंसर जांच केंद्र के माध्यम से लोगों की जांच की गई। कैंसर के प्रथम और द्वितीय चरण के बारे में इस मशीन के जरिए पता लगाया जा सकता है। शुरुआती दौर में कैंसर का पता चलने से इलाज संभव हो पाता है। ये मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर सारुंगता ग्रुप के सौजन्य से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से पूरे देश में शिविर लगाकर लोगों की कैंसर की जांच की जाती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चाईबासा शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति घराने सारुंगता ग्रुप के द्वारा प्रदत्त लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कैंसर डिटेक्शन वैन के द्वारा आज चाईबासा में शिविर का मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा और चाईबासा जागृति शाखा के द्वारा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में कैंसर की प्रारंभिक जांच की व्यवस्थाएं हैं। इस वाहन में वैसे लोग जो कि स्वस्थ हैं उनकी जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहीं उनमें कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि कैंसर प्रायः प्रथम और द्वितीय स्टेज पे पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तब 3rd 4th स्टेज पे पता चलता है और तब इसका इलाज से पूर्णतः ठीक होना संभव नहीं होता है। इस वाहन के चलते प्रथम चरण में ही कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है और इस वाहन के माध्यम से हजारों लोगों को प्रथम चरण में कैंसर जिसका था पता चला और उसमें से कई लोगों ने अपना इलाज करा के अच्छा होने का कार्य किया है। तो यहाँ भी है सर्वसाधारण से ये आग्रह है कि जो अपने आप में स्वस्थ लगते हैं वो भी आएँ और अपनी जांच कराएं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।